हेलो मित्रों, वेलकम माई चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम ये जाने जो भाषा होता क्या है, भाषा कहते किसे हैं। तो मनुष्य की विचार या भाव, मनुष्य के विचार, भावनाओं या की अभिव्यक्ति, विचार या भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। विचार भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी विचार को, अपनी समस्याओं को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है। भाषा आदान प्रदान, लेन देन, हंसी खुशी, इस सब का एक जरिया होता है। अगर मान लो भाषा नहीं हो तो हम अपनी जरूरत की वस्तु या अपनी विचार एक दूसरे के समक्ष हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। यदि हमें कुछ चाहिए तो उसे हम बोल के तो नहीं बता सकते हैं। भाषा अगर नहीं हो तो भाषा में ये जो माध्यम होता है, यह सबसे पहले क्या तो हम हिंदी में कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी में बोल सकते हैं या फिर हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, ये सब भाषा के रूप है। किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करके हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के विचार को प्रस्तुत किया जाता है। अब इस भाषा का जो प्रकार होता है वह पहला होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक, तीसरा होता है सांकेतिक। क्या तो हम अपने विचार एक दूसरे के समक्ष लिख करके बता सकते हैं, लिख के कह सकते हैं। अगर कोई गूंगा हो, उसे बोलने नहीं आती है, तो अपने विचार लिखित रूप में कह सकता है। या फिर हर कोई मनुष्य जब कोई भी ऑफिशियली वर्क होता है, एप्लीकेशन होता है, उसमें हम लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक में हम बोल करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें अधिकतर भाषण जो दिया जाता है वो मुख्य रूप से मौखिक ही होता है, तो उसे मौखिक कहते हैं। अपने विचार को बोल करके दूसरे के समक्ष बतलाना, प्रस्तुत करना। इसके बाद है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब होता है एक दूसरे को इशारा करके कुछ बोला। अगर किसी को मैं बोलूं बैठ जाओ, या इशारा किया बैठ जाओ, या इशारा किया इधर आओ, तो हुआ संकेत करना, इशारा करना। तो ऐसी भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सबकी भाषा की जो कला होती है वह अलग अलग होती है। किसी के भाषा मनमोहित होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। किसी को बोलने की शैली में, किसी की वाणी में इतना प्रभाव होता है कि जो लोग उसके विचारों से प्रभावित होकर उसके ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए कबीरदास ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपहूँ
शीतल होए, मतलब हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो मन का दूसरे व्यक्ति अपना आपा खोए, दूसरे को ठंडक पहुंचाए, खुद को भी ठंडक महसूस करे। मतलब भाषा प्यारी होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए भाषा में। तो ऐसी भाषा प्रभावशाली भाषा मानी जाती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन की जो एक कला होती है वह सब भाषा में ही पाया जाता है। इसके बाद होता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के ढंग के तरीके को लिपि कहा जाता है, क्योंकि कोई भी भाषा लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी। इस देवनागरी में बहुत सारी भाषाएं आती है, जैसे हिंदी, नेपाली, मराठी, पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी हिंदी, ये सब देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी का रोमन, अंग्रेजी का जो लिपि होता है रोमन। अ से ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं उसके जो प्रयोग होते हैं वो सब देवनागरी लिपि के अंतर्गत माना जाएगा। इसका ए टू जेड, ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं उसकी लिपि रोमन मानी जाएगी। इसके बाद होता है पंजाबी। पंजाबी का लिपि गुरु मुखी होता है। इसके बाद होता है उर्दू। उर्दू के लिपि फारसी होती है। तो ये सब लिपि के अंतर्गत होता है। जो लिखने के ढंग और तरीके को बतलाए उसे हम लिपि कहते हैं। ये समझ गया? इधर का मिटा है। हम बात कर लेते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण एक शास्त्र भी है, जिसे व्याकरण शास्त्र भी कहा जाता है। तो शास्त्र का मतलब होता है शासन करना। तो व्याकरण भी तो शासन करता है। व्याकरण किसके ऊपर शासन करता है? तो व्याकरण भाषा के ऊपर शासन करता है। किसके ऊपर? भाषा के ऊपर। जैसे जहां हम लोग हैं यहाँ किसी का शासन होता है। लोकतंत्र में है तो सरकार का शासन होता है। अभी जो अगर कोई गलत करता है, कुछ करता है, तो उसे कानूनी रूप से दंडित किया जाता है, कानून उसे सजा देती है। तो हम लोग तो किसी न किसी के अंतर्गत शासित है। इससे पहले की बात करें तो औपनिवेशिक शासन था। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेज शासन करता था। अंग्रेज दूसरे के ऊपर अपना हुकूमत चलाता था इस जनता के ऊपर। उससे थोड़ा पीछे जाए तो राजा शासन करते थे प्रजा पर। कौन? राजा करते थे प्रजा पर। कोई भी प्रजा मतलब जनता राजा के अधीन ही रहता था। राजा जो हुक्म देता था उसे वह मानने पर विवश होता था। अगर वह न माने तो वो दंड के भागीदार होता था। तो ठीक उसी प्रकार व्याकरण भी शासन करता है। किसके ऊपर? भाषा के ऊपर। कहा जाता है शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना,
शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना व्याकरण सिखलाता है। शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना हमें व्याकरण सिखलाता है। व्याकरण जो कमी होती है, गलती होती है, उसको वह दर्शाता है, बतलाता है कि कमी आपकी कहाँ है, उसको यह व्याकरण बतलाता है। तो ये किसको ऊपर चलता है? तो भाषा के ऊपर चलता है। भाषा को एक कॉम्बिनेशन में लाता है, एक तरीका में लाता है। जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस और कोई भी शब्द हम गलत लिखे, ठीक है, तो उस गलत शब्द को व्याकरण बतलाता है कि नहीं ये सही लिखाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वह बतलाता है कि कहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे। तो यह काम होता है व्याकरण का, इसलिए इसका नाम व्याकरण शास्त्र भी है। शास्त्र का मतलब शासन करना। अब व्याकरण तो हमें यह बतला दिया जो शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब व्याकरण सिखलाता है। लेकिन यदि हम बात करें व्याकरण का भी, व्याकरण किसे कहा जाता है, तो वो होता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, क्योंकि व्याकरण हमें शुद्ध लिखना बोलना सिखलाता है, लेकिन भाषा विज्ञान हमें यह बताता है जो ये अ का जो अक्षर है, य का जो अक्षर है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई है। यह काम हमें भाषा विज्ञान के द्वारा जानकारी मिलती है, व्याकरण के द्वारा नहीं। व्याकरण हमें सिर्फ सही लिखने का ढंग और तरीका बतलाता है। भाषा विज्ञान हमें यह बतलाता है जो अक्षर का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस अक्षर की उत्पत्ति कैसे हुई, किस ढंग से हुई, कब हुई, इसे ही हम भाषा विज्ञान कहते हैं। तो हमने क्या समझा? सबसे पहले ये समझा भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद हमने समझा लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं। इसके बाद हमने समझा व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण जानने का या व्याकरण पढ़ने का हमें क्या फायदा होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसके बाद इतना पहले तुम लोग समझ लेगा, याद कर लेगा, उसके बाद आगे। धन्यवाद।